इंदौर की तपती दोपहरी में इंदौर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी। इंजन की भारी गड़गड़ाहट और यात्रियों की आपाधापी के बीच कोच B2 की खिड़की वाली सीट पर वेदिका बैठी थी। उसके चेहरे पर फैली चिंता की लकीरें सफर की थकान से कहीं ज्यादा गहरी थी। बगल की सीट पर बैठा उसका पति आलोक कुछ देर से उसे चुपचाप निहार रहा था। आलोक स्वभाव से बेहद शांत और समझदार इंसान था। सामने की सीट पर उनके दोनों बच्चे कबीर और मायरा चिप्स के पैकेट को लेकर आपस में फुसफुसाकर लड़ रहे थे, लेकिन वेदिका का ध्यान अपनी दुनिया में कहीं खोया हुआ था। वेदिका, आलोक ने अपनी आवाज को धीमा रखते हुए उसका हाथ थाम लिया। ट्रेन इंदौर से निकल चुकी है और तुमने स्टेशन से लेकर अब तक एक शब्द भी नहीं बोला है। मैं देख रहा हूं कि तुम अंदर ही अंदर किसी बात से बुरी तरह परेशान हो। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? वैदिका ने खिड़की से नजरें हटाई और आलोक की तरफ देखा। आलोक, मैं सोच रही हूं कि पूरे 3-4 साल बीत गए मुझे अपने मायके गए हुए। कल जब माँ का फोन आया तो उनकी आवाज वैसी नहीं थी जैसी हमेशा होती है। उनकी आवाज कांप रही थी आलोक। उन्होंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, वेदू, एक बार आ जा बेटा, अपनी इस बूढ़ी माँ को देख जा। पता नहीं अगली बार तू आए तो मैं मिलूं या ना मिलूं। माँ कभी इस तरह हार मानकर नहीं बोलती। वे स्वाभिमानी महिला हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। उषा भाभी ने माँ बाबूजी का जीना दुभर कर दिया होगा। आलोक ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया और वेदिका के हाथ को थोड़ा और भींच लिया। मैं समझ सकता हूँ वेदिका, जब से सिद्धांत की शादी उषा से हुई है उस घर का समीकरण पूरी तरह बिगड़ गया है। उषा का व्यवहार हमारे बाबूजी और माँ के साथ कैसा है यह तो हम पिछले कुछ सालों से लगातार देख ही रहे हैं। शायद इसी वजह से तुमने भी वहां जाना लगभग छोड़ ही दिया था ताकि रोज रोज के कलेश से बचा जा सके। हाँ आलोक, मैंने दूरी सिर्फ इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं अपने भाई का घर बिखरते नहीं देख सकती थी। वेदिका के आंसू अब उसकी गालों पर ढुलक आए थे। उषा का वो घमंड, उसकी वो आर्थिक मजबूती, शादी से पहले वह सिद्धांत पर पानी की तरह पैसे बहाती थी। सिद्धांत मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। उसने कभी इतनी रईसी नहीं देखी थी। वह उषा के पैसों और उसके दिखाए बड़े बड़े सपनों के जाल में ऐसा फंसा कि उसे अपनी मर्यादा ही याद नहीं रही। उषा ने उसे शादी से पहले सपना दिखाया था कि वह अपने पिता धनराज महाजन के बल पर उसे भोपाल के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल बिजनेस में सेट कर देगी, और शादी के बाद हुआ भी यही। अब वेदिका ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और अपनी बात जारी रखी। शादी के तुरंत बाद उषा ने अपने पिता से कहकर कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट और मोटी रकम सिद्धांत को दिलवा दी। उसी पैसे के बल पर आज सिद्धांत का बिजनेस शहर में चल रहा है, लेकिन इस आर्थिक फायदे में मेरा भाई ऐसा अंधा हुआ आलोक कि वह यह भी भूल गया कि जिस पत्नी को वह सिर पर बैठा कर घूम रहा है वह हर दिन उसके बूढ़े माता पिता की बेकदरी करती है। उषा के मायके में उसकी माँ तो है नहीं, सिर्फ एक भाई है और उसके पिता हैं। पिता ने उषा को हद से ज्यादा छूट दे रखी थी जिससे वह सिर पर चढ़ी हुई है। वह हमारे सीधे साधे परिवार को कुछ समझती ही नहीं। मुझे तो उसने कभी भाव दिया ही नहीं। खैर, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है, पर माँ बाबूजी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिद्धांत को पढ़ाने में लगा दी, उनका क्या कसूर है? आलोक ने वेदिका के कंधे पर हाथ रखा और बेहद परिपक्वता से कहा, वेदिका, शांत हो जाओ, बच्चे देख रहे हैं। हम सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर रहते हैं इंदौर से। इस बार हम वहां जा रहे हैं तो सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। तुम कमजोर मत पड़ो। अगर तुम ही बिखर जाओगी तो माँ बाबूजी को कौन संभालेगा? मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर स्थिति को संभालेंगे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। स्टेशन पीछे छूट रहा था और भोपाल अब करीब था। वेदिका ने फिर से खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसके मन में केवल दुख नहीं था बल्कि एक दृढ़ता आकार ले रही थी। वह अपने माता पिता के आंसुओं की कीमत
अपने भाई और भाभी से वसूलने का मन बना चुकी थी। शाम के ठीक 5 बजे ट्रेन भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। स्टेशन पर हमेशा की तरह भारी भीड़ और शोर था। आलोक ने बच्चों का हाथ पकड़ा और वेदिका का सूटकेस लेकर ट्रेन से नीचे उतारा। स्टेशन के बाहर आकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा किया। जैसे जैसे ऑटो साकेत नगर की उन जानी पहचानी गलियों की तरफ बढ़ रहा था, वेदिका के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वह बचपन का घर, नर्मदा कुंज, जहां कभी त्योहारों पर खुशियों की किलकारियां गूंजती थीं, आज दूर से ही बहुत उदास और शांत नजर आ रहा था। घर के बाहर लगा गुलमोहर का पेड़ थोड़ा सूख चुका था, जैसे उसे भी परिवार के बिखरने का एहसास हो। ऑटो घर के सामने रुका। आलोक ने ड्राइवर को पैसे दिए। वेदिका ने जैसे ही लोहे के उस पुराने गेट को धकेला, उसकी चरमराहट सीधे उसके दिल पर लगी। वह धीरे धीरे कदमों से अंदर बरामदे की तरफ बढ़ी। बरामदे में एक कोने में बाबूजी सुरेश जी अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा हुआ था, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उनके चेहरे पर झुर्रियों का एक गहरा जाल था। वे बिना किसी अखबार या किताब के बस शून्य में सामने की दीवार को एकटक निहारे जा रहे थे। उनके पास ना तो चाय का कप था और ना ही चेहरे पर कोई भाव। ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित तो हैं, लेकिन उनके भीतर की आत्मा थक चुकी है। बाबूजी, वेदिका के मुंह से एक चीख जैसी निकली। वह दौड़कर उनके पास पहुंची। वेदू, मेरी बच्ची, तू आ गई। बाबूजी की आवाज में वो पुराना रौब, वो शिक्षक वाली कड़क बिल्कुल गायब थी। उसकी जगह एक बूढ़े असहाय और थके हुए पिता की बेबस भरी कराह थी। तभी अंदर के कमरे के दरवाजे का पर्दा हटा और माँ सावित्री जी बाहर आईं। उनका शरीर बीमारी और मानसिक तनाव की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था। कमर थोड़ी झुक गई थी। अपनी बेटी को देखते ही वे वहीं बैठ गईं। वैदिका दौड़कर उनके गले लग गई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को पकड़कर रोने लगी। लेकिन इस पूरे भावुक पुनर्मिलन के बीच घर के ऊपरी हिस्से से एक बहुत ही तीखी, तेज और भारी आवाज गूंजी। वह उषा की आवाज थी, जो अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर अपने आईफोन पर अपने पिता धनराज महाजन से ऊंचे स्वर में बात कर रही थी। उसे इस बात से रत्ती भर भी सरोकार नहीं था कि नीचे कौन आया है और उसकी सास की तबीयत कैसी है। वह अपनी रईसी के दंभ में चूर अपने पिता को भोपाल के किसी नए प्रॉपर्टी सौदे के बारे में बता रही थी। वेदिका ने रोते हुए अपना सिर उठाया और ऊपर की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। अब शाम ढल चुकी थी और नर्मदा कुंज के पुराने कमरे में ट्यूबलाइट की मध्यम रोशनी फैल गई थी। बरसों पुराने इस घर की दीवारें, जिन पर कभी उत्सव की तस्वीरें मुस्कुराती थीं, आज उदासी का मुख गवाह बनी हुई थी। वेदिका अपनी माँ सावित्री जी के कमरे में बैठी उनका हाथ सहला रही थी। माँ की सांसें थोड़ी भारी थी, लेकिन अपनी बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी तसल्ली साफ देखी जा सकती थी। माँ, मैं रसोई में जाकर खाना देखती हूँ, आप आराम कीजिए, वेदिका ने माँ के माथे को चूमते हुए कहा और उठकर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। वहां आलोक पहले से ही बच्चों को संभाल रहा था। कबीर और मायरा डाइनिंग टेबल की पुरानी कुर्सियों पर बैठे थे। तभी सीढ़ियों से भारी और कड़क कदमों की आवाज गूंजी। यह आवाज किसी और की नहीं, सिद्धांत और उसकी पत्नी उषा की थी। उषा टेबल के पास पहुंची। उसने वहां बैठे आलोक, वेदिका या बच्चों की तरफ एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया। सिद्धांत, मैंने तुमसे कहा था कि डाइनिंग एरिया में कम से कम एक नया डस्टबिन तो रखवा दो। यह पुरानी चीजें देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। उषा ने अपनी आवाज को जानबूझकर ऊंचा रखते हुए कहा, ताकि वेदिका तक उसकी आवाज पहुंच सके। सिद्धांत ने आगे बढ़कर आलोक से हाथ मिलाया। जीजा जी, सफर कैसा रहा आपका? ट्रेन तो आजकल बहुत लेट चल रही है। सफर ठीक था सिद्धांत, आलोक ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में जवाब दिया। बस तुम्हारी दीदी माँ की सेहत को लेकर थोड़ी चिंतित थी, इसीलिए हम तुरंत चले आए। तभी वेदिका रसोई से आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आओ दीदी बैठो, सिद्धांत ने कहा।
उषा ने टेबल पर रखे बर्तनों को देखा और अपनी नाक सिकोड़ ली। उसने चम्मच से दाल को थोड़ा हिलाया और बेहद कड़वे स्वर में बोली, ओ गॉड, फिर से वही रोज का उबला हुआ खाना। सिद्धांत, मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि मेरे लिए बाहर से सलाद और डाइट सूप मंगवा लेना। तुम्हारी माँ को तो बस यही मिडिल क्लास खाना बनाना आता है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है। वैदिका, जो अपनी कुर्सी पर बैठ रही थी, उषा की यह बात सुनकर उसके हाथ ठिठक गए। उसका पारा चढ़ने लगा, लेकिन आलोक ने चुपके से टेबल के नीचे से उसका हाथ दबाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। भाभी, वेदिका ने अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखते हुए कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज खाना मैंने और बाबूजी ने मिलकर व्यवस्थित किया है। और वैसे भी यह घर का सादा और शुद्ध खाना है। अगर आपको कुछ अलग चाहिए था तो सिद्धांत भाई बाहर से ला सकते थे। माँ को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। उषा ने अपने फोन से नजरें हटाई और सीधे वेदिका की आंखों में देखा। दीदी, आप तो 3-4 साल बाद इस घर में आई हैं, तो आपको यहाँ के तौर तरीके शायद मालूम नहीं है। इस घर का राशन हो या कोई भी बड़ा खर्चा, वह सब मेरे पैसों से ही मैनेज होता है। सिद्धांत का जो बिजनेस आज चल रहा है ना, उसकी नींव मेरे डैड धनराज महाजन ने ही रखी थी। अगर डैड ने शादी के बाद सिद्धांत को वो 25 लाख रुपए और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स ना दिलवाए होते, तो आज सिद्धांत भी किसी मामूली दफ्तर में फाइलें दबा रहा होता। सिद्धांत ने अपनी पत्नी की इस अपमानजनक बात का विरोध करने के बजाय अपनी गर्दन झुका ली और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ दीदी, उषा गलत नहीं कह रही है। पापा जी का हाथ मेरे सिर पर ना होता तो आज मैं भोपाल के बड़े बिल्डर्स के साथ उठ बैठ नहीं रहा होता। उषा ने शादी से पहले मुझसे जो वादे किए थे, उसने वो निभाए हैं। आज मेरी जो भी हैसियत है वह उषा और उसके परिवार की वजह से ही है। वैदिका अपने भाई के मुंह से यह सब सुनकर दंग रह गई। वह सिद्धांत, जो कभी अपनी मेहनत और स्वाभिमान की कस्में खाता था, आज पैसों की चमक में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी पत्नी द्वारा अपने ही माता पिता को दी जा रही गाली भी एक महंगे तोहफे जैसी लग रही थी। उषा के पिता धनराज महाजन ने उषा को बचपन से बिना माँ के पाला था और उसकी हर मनमानी को सिर पर चढ़ाया था। इसी बेहिसाब छूट ने उषा को एक घमंडी और बदतमीज औरत बना दिया था, जो रिश्तों को सिर्फ पैसों के तराजू में तोलती थी। तभी बाबूजी की आवाज आई, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे के दंभ में अपनी जन्मदाताओं और अपनी जड़ों को भूल जाना इंसानियत नहीं है। उषा बेटा, इस घर में भले ही तुम्हारे मायके जैसी रईसी नहीं है, लेकिन इस घर की एक मर्यादा है। उषा ने अपनी प्लेट को थोड़ा आगे खिसकाया और कुर्सी से खड़ी हो गई। बाबूजी, अब प्लीज अपने ये लेक्चर अपने स्कूल के बच्चों के लिए ही रखिए। व्यवहारिक दुनिया सिर्फ पैसे और पावर से चलती है, इन पुरानी वैल्यूज से नहीं। सिद्धांत, मेरा मूड खराब हो चुका है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उषा बिना खाना खाए ऊपर अपने कमरे की तरफ पैर पटकती हुई चली गई। सिद्धांत भी अपनी प्लेट छोड़कर उसके पीछे पीछे उठ गया। उषा सुनो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। डाइनिंग टेबल पर फिर से भारी सन्नाटा पसर गया था। वैदिका ने देखा कि बाबूजी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वैदिका ने आलोक की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही बात साफ थी, सिद्धांत और उषा का यह घमंड अब उस सीमा पर पहुंच चुका था जहां से इनका पतन होना निश्चित था। अगले दिन सुबह के ठीक 6 बजे थे। सावित्री जी की तबीयत रात को ज्यादा कड़वाहट और तनाव के कारण बिगड़ गई थी। उन्हें तेज बुखार था और उनके घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया था कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। वैदिका सुबह जल्दी उठ गई थी। जब उसने रसोई में जाकर देखा कि चाय की केतली ठंडी पड़ी है और माँ अपने कमरे में कराह रही है, तो उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत गैस जलाया, माँ के लिए काढ़ा चढ़ाया और पूरे परिवार के लिए चाय नाश्ता तैयार करने में जुट गई। आलोक ने भी उठकर बच्चों को तैयार किया और बाबूजी के साथ लॉन में बैठ गया ताकि उन्हें थोड़ा संबल मिल सके। करीब 8 बजे उषा और सिद्धांत नीचे आ रहे थे।
उषा ने नाश्ते में बनी सादी पोहे और अंकुरित अनाज की प्लेट को देखा। ओ गॉड, यह क्या साधारण और उबाऊ नाश्ता बनाया है। दीदी, आपको रसोई संभालने को किसने कहा था? इस घर में जो मेरा स्पेशल डाइट फूड और एवोकाडो आते हैं वो कहाँ है? वेदिका ने हाथ में पकड़ी हुई चाय की केतली को टेबल पर थोड़ा जोर से रखा। उसका सब्र, जो पिछले 24 घंटों से बांध तोड़े खड़ा था, अब पूरी तरह जवाब दे चुका था। उसने सीधे उषा की आंखों में देखा और कड़क आवाज में कहा, उषा भाभी, इस घर में एक बीमार माँ है जो रात भर बुखार और दर्द से कराहती रही है। तुम्हें उनकी फिक्र करने, उनसे पूछने की बजाय अपने डाइट फूड और एवोकाडो की पड़ी है। 3-4 साल बाद मैं इस घर में आई हूँ और देख रही हूँ कि तुम दोनों ने माँ बाबूजी की क्या हालत कर दी है। तुम इस घर की बहू हो या कोई डिक्टेटर जो हर वक्त हुक्म चलाती रहती हो। दीदी, अपनी जबान को लगाम दो। सिद्धांत, जो अभी अभी टेबल के पास पहुंचा था, अपनी बहन पर चिल्ला उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुम हमारे पर्सनल लाइफ और इस घर के मामलों में दखल देने वाली कौन होती हो? हाँ, तुम यहाँ 4 दिन के लिए मेहमान बनकर आई हो, तुम मेहमान की तरह रहो। उषा इस घर में जो चाहेगी वो खाएगी और जो चाहेगी वो करेगी। उसके पिता का पैसा इस घर को मेंटेन करने में भी लगता है। यह भूल गई क्या तुम? मैं कुछ नहीं भूली हूँ सिद्धांत। वेदिका ने अपनी भाई की तरफ उंगली उठाई। उसकी आवाज में एक बड़ी बहन का अधिकार और एक बेटी का गुस्सा दोनों था। लेकिन तुम यह भूल गए हो कि तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाले, तुम्हें पढ़ा लिखा कर इंसान बनाने वाले ये माता पिता हैं, वो ससुर नहीं जिसके टुकड़ों पर तुम आज पल रहे हो। पैसे के लालच में तुम्हारी आंखें इतनी अंधी हो चुकी हैं कि तुम्हें अपनी माँ के आंसू और बाबूजी का झुकता हुआ कंधा दिखाई नहीं देता। बस सिद्धांत, बहुत हो गया, आज मैं बोलूंगा। कमरे के दरवाजे पर बाबूजी सुरेश जी खड़े थे। उनके पीछे सावित्री जी भी आ गई थी, जिनकी आंखें सूजी हुई थी। सिद्धांत, आज तक मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की हर बदतमीजी को सिर्फ इसलिए सहता रहा ताकि समाज में हमारा घर ना बिखरे, लेकिन आज वेदिका ने मेरी आंखें खोल दी है। उषा, तुम अपनी इस अकुत दौलत और अपने पिता धनराज महाजन के रसूख का घमंड मेरे इस घर की दहलीज के बाहर रखा करो। तुमने मेरे बेटे को पैसे का लालच देकर अपनी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली बना दिया है। तुम दोनों को अगर हमारे इस साधारण मिडिल क्लास घर में रहने में इतनी ही घुटन होती है तो तुम इसी वक्त, इसी क्षण मेरा यह घर छोड़कर जा सकते हो। मुझे तुम्हारी किसी दौलत की जरूरत नहीं है। उषा ने एक तीखी और अहंकार से भरी हंसी हंसी। ओ, तो आखिरकार आप लोगों ने अपनी औकात और असली रंग दिखा ही दिया। सिद्धांत, देखा तुमने, तुम्हारी हम महान बहन जैसे ही इस घर में आई, इन लोगों के तो पर निकल आए हैं। मुझे इस कबाड़ खाने जैसे पुराने घर में रहने का कोई शौक नहीं है। वो तो मैं सिर्फ अपने पति के नाते रुकी थी कि यह उनका घर है, यही वे पढ़े बढ़े, लेकिन अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। हाँ बाबूजी, हम जा रहे हैं, और याद रखिएगा, अब से मेरा और उषा का आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। जब आपको अपनी इस बेटी और इसके आदर्शों के साथ ही रहना है तो रहिए। सिद्धांत ने गुस्से में आकर अपने पिता के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। उसी दोपहर घर के सामने एक बड़ी पैकर्स एंड मूवर्स की गाड़ी आकर खड़ी हुई। सिद्धांत और उषा ने अपना सारा कीमती सामान, जो उन्होंने अपने पैसों या ससुर के पैसों से खरीदा था, गाड़ी में लदवाया। वे दोनों बिना पीछे मुड़े, बिना माँ बाबूजी के पैर छुए अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर चले गए। सिद्धांत अपने ससुर के पैसे और रसूख के बल पर उनके घर में जाकर बस गया, जहां उसे लगता था कि यही उसकी असली जन्नत है। उनके जाने के बाद नर्मदा कुंज में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। घर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह खाली हो चुका था। सावित्री जी सोफे पर बैठकर चुपचाप रो रही थी, लेकिन सुरेश जी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। सावित्री, रो मत। बाबूजी ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। बेटे और बहू के रहते जो मानसिक प्रताड़ना, जो कलेश हम रोज झेलते थे, वह आज खत्म हो गया।
मेरी अपनी सरकारी पेंशन है, हमारे पास अपना यह घर है। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हम भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन चैन की रोटी खाएंगे। वैदिका और आलोक कुछ दिनों तक वहां रुके। घर का माहौल शांत हो गया था। सुरेश जी और सावित्री जी अब सही मायने में सुखी थे, क्योंकि अकेलेपन में वो मानसिक शांति थी जो रोज रोज के तानों में नहीं थी। लेकिन जब वेदिका का लौटने का समय आया तो उसका मन फिर से भारी हो गया। घर पहुंचकर भी वेदिका रातों को सो नहीं पाती थी। उसे बालकनी में बैठकर यही बात तंग करती थी कि भले ही माँ बाबूजी सुखी हैं, पर वे बूढ़े हैं। बुढ़ापे में अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गए या कोई और जरूरत हो तो वो अकेले क्या करेंगे। उसे अंदर ही अंदर यह ग्लानि खाई जा रही थी कि उसके कारण ही उसका भाई और भाभी घर छोड़कर गए और उसके माता पिता अकेले रह गए। एक रात घर की बालकनी में खड़ी वेदिका को परेशान देखकर आलोक उसके पास आया। उसने उसके हाथ में गर्म दूध का ग्लास थमाया। क्या सोच रही हो वेदू? अब तो भोपाल में सब शांत है ना? आलोक ने पूछा। आलोक, वो शांत जरूर है, पर अकेले हैं। बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं होता। मुझे यह चिंता और गलानी सोने नहीं देती कि वे सिर्फ 3-4 घंटे की दूरी पर हैं। पर अगर रात बिरात कुछ हो गया तो कौन देखेगा? मैं यहाँ इंदौर में रहकर चैन से कैसे जी सकती हूँ? वेदिका ने रोते हुए अपना सिर आलोक के सीने से टिका दिया। आलोक, जो बेहद समझदार और सुलझा हुआ इंसान था, उसने हमेशा अपने सास ससुर को अपने सगे माता पिता की तरह सम्मान दिया था। उसने मुस्कुराते हुए वेदिका के आंसू पोंछे। वेदिका, अगर यही बात तुम्हें परेशान कर रही है तो मैंने इसका एक पक्का रास्ता निकाल लिया है, आलोक ने कहा। मेरी कंपनी का एक नया रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अगले महीने से भोपाल में ही शुरू हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम वहीं शिफ्ट हो जाएं। वेदिका ने चौंक कर आलोक की तरफ देखा। सच्ची आलोक? लेकिन हमारा यह घर, बच्चों का स्कूल, सब व्यवस्थित हो जाएगा, आलोक ने आश्वासन दिया। और सुनो, हम माँ बाबूजी के साथ उनके घर में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका अपना स्वाभिमान है। हम उनके बिल्कुल बगल में रहेंगे। इससे उनका आत्मसम्मान भी रहेगा और उन्हें यह भी नहीं लगेगा कि वे हम पर आश्रित हैं। और हम हर वक्त रोज सुबह शाम उनकी देखभाल के लिए उनके पास मौजूद रहेंगे। वेदिका की आंखों में कृतज्ञता और उम्मीद की एक नई चमक आ गई। उसने आलोक को कसकर गले लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि जीवन साथी अगर समझदार हो तो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। अगले ही महीने वेदिका और आलोक का परिवार भोपाल में नर्मदा कुंज के ठीक बगल वाले घर में शिफ्ट हो गया। अब रोज सुबह वेदिका अपनी माँ के साथ बैठकर चाय पीती, आलोक अपने ससुर के साथ वॉक करता और बच्चे नाना नानी के साथ हंसते खेलते। सही मायने में सुरेश जी और सावित्री जी के जीवन में अब सच्चा सुख और शांति लौट आई थी। वक्त की रफ्तार नदी की उस धारा की तरह होती है जो बिना किसी शोर के चुपचाप बहती रहती है, लेकिन अपने पीछे बदलाव के गहरे निशान छोड़ जाती है। देखते ही देखते 5-6 साल का एक लंबा अरसा बीत चुका था। इन बीते सालों ने नर्मदा कुंज और उसके बगल वाले आशियाने की तकदीर को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। सुबह के ठीक 5:30 बजे थे। भोपाल की ठंडी खुशनुमा सुबह में हल्की सी धुंध छाई हुई थी। नर्मदा कुंज के ठीक बगल वाले घर की बालकनी में वेदिका खड़ी थी। वेदिका के चेहरे पर अब वह पुराना तनाव या चिंता नहीं थी, बल्कि एक ठहराव और असीम शांति थी। इंदौर से यहाँ भोपाल शिफ्ट होने का उसका और आलोक का फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ था। वेदिका ने बालकनी से नीचे झुककर देखा। नर्मदा कुंज के हरे भरे छोटे से लॉन में बाबूजी सुरेश जी सफेद कुर्ता पायजामा पहने आराम कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखों पर चढ़ा चश्मा अब थोड़ा और मोटा हो गया था, लेकिन उनकी आंखों का सूनापन अब पूरी तरह गायब था। उनके हाथ में आज का अखबार था और वे बहुत ध्यान से सुर्खियां पढ़ रहे थे। पास ही रसोई की खिड़की से ताजी चाय और इलायची की खुशबू आ रही थी, जिसका मतलब था कि माँ सावित्री जी रसोई में पूरी तरह सक्रिय थे। वेदू, ओ वेदू, आजा बेटा,
और आलोक भी तैयार होकर आ गया है। नीचे आंगन से सावित्री जी की खनकती हुई आवाज गूंजी। वेदिका के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने तेजी से सीढ़ियां उतरकर बगल वाले नर्मदा कुंज के भीतर दाखिल हो गई। रसोई में माँ सावित्री जी खड़ी थीं। पिछले 5 सालों में वेदिका की देखरेख, सही समय पर दवाइयाँ और सबसे बढ़कर मानसिक शांति की वजह से उनकी सेहत में चमत्कारी सुधार हुआ था। अब वे आसानी से घर के छोटे मोटे काम कर लेती थी। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सुबह उठकर आप रसोई में मत जाया कीजिए। मैं आ ही रही थी ना नाश्ता बनाने। वेदिका ने माँ के हाथ से चाय की केतली लेते हुए थोड़ा बनावटी गुस्सा दिखाया। अरे तो क्या हुआ? अपनी बेटी, दामाद और नाती के लिए एक कप चाय बनाना कोई काम है क्या? जब से तुम लोग इस बगल वाले घर में आए हो, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं कभी बीमार भी थी। सावित्री जी ने हंसते हुए वेदिका के गाल को थपथपाया। तभी बाहर लॉन से आलोक की आवाज आई। वह सुरेश जी के पास बैठा था और दोनों किसी गंभीर राजनैतिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। कबीर अब हाई स्कूल में पहुंच चुका था और उसकी लंबाई अपने पिता के कंधों तक आने वाली थी, जबकि छोटी मायरा अभी भी नाना की गोदी में बैठकर अपनी जिद मनवाने में माहिर थी। बाबूजी, आलोक ने चाय का कप सुरेश जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज शाम को डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक चलना है। माँ का रूटीन चेकअप है। मैंने समय तय कर लिया है। सुरेश जी ने अखबार मोड़ा और चश्मा उतार कर टेबल पर रखा। उनकी आंखों में आलोक के लिए जो आदर और स्नेह था, वह किसी सगे बेटे के लिए भी शायद कम पड़ता। आलोक, तुम दफ्तर का इतना बड़ा काम संभालते हो, फिर भी हमारी सेहत का इतना ध्यान रखते हो। सच कहूं तो अपनी पेंशन के इन पैसों में जो सुकून आज मुझे मिल रहा है, वह मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। हमारा अपना स्वाभिमान बचा हुआ है। तुम लोग बगल में हो, बच्चे आंखों के सामने खिलते हैं। एक बूढ़े बाप को जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बाबूजी, आप फिर से पराया करने लगे। आलोक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप और माँ मेरे लिए मार्गदर्शक हैं। इस घर में जो शांति है, वही हमारी असली पूंजी है। जानते हो ना आप, बचपन से माता पिता को खोने का दर्द आज भी है इस दिल में। नर्मदा कुंज में सही मायने में खुशियां लौट आई थी। सुरेश जी और सावित्री जी अपने दम पर अपनी इज्जत के साथ जी रहे थे। उन्हें किसी के एहसान की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस सुखद और शांत समुंदर के ठीक दूसरी तरफ भोपाल के एक बंगले में अहंकार की नींव पर खड़ी एक दुनिया धीरे धीरे खोखली हो रही। इस घर के भीतर रहने वाले इंसानों के दिल पूरी तरह सूख चुके थे। सिद्धांतों अपने विशाल केबिन में बैठा नए प्रोजेक्ट्स की फाइलों को देख रहा था। उसके चेहरे पर कामयाबी का जो दंभ 5 साल पहले था, वह अब एक अजीब से डर और असुरक्षा में बदल चुका था। उसका पूरा बिजनेस उसकी अपनी काबिलियत पर नहीं, बल्कि उसके ससुर धनराज महाजन के राजनीतिक रसूख और पैसों के दम पर टिका हुआ था। शाम को जब सिद्धांत घर पर लौटा तो माहौल हमेशा की तरह ठंडा और थका हुआ था। उषा लिविंग रूम के महंगे सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था और वह फोन पर अपनी किसी हाई सोसाइटी दोस्त से बात कर रही थी। हाँ स्वीटी, मैं वही कह रही हूँ। इस बार समर वेकेशन के लिए हम बाहर जा रहे हैं। यहाँ भोपाल की गर्मी असहनीय होती जा रही है। और वैसे भी सिद्धांत का नया मॉल प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है, सो डैड ने कहा है कि थोड़ा रिलैक्स कर लो। उषा ने सिद्धांत को अंदर आते देखा, पर उसने अपनी बात जारी रखी और सिद्धांत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सिद्धांत ने अपनी टाई ढीली की और सोफे पर बैठ गया। उसने नौकर को आवाज दी, रमेश, जरा एक गिलास ठंडा पानी लाना। उषा ने फोन काटा और सिद्धांत की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना घमंड और कड़वाहट थी। आज फिर लेट हो गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि शाम को बुटीक में मेरी साड़ियां कलेक्ट करनी थी। तुम्हारे पास अपनी इन फाइलों के अलावा मेरी किसी बात के लिए वक्त होता है? सिद्धांत ने थक कर अपनी आंखें मूंद ली। उषा, मैं दफ्तर में काम कर रहा था। तुम्हें पता है ना कि नया प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। हर चीज मुझे खुद देखनी पड़ती है। तुम खुद देखते हो? उषा ने एक तीखी और व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। सिद्धांत,
यह गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो। अगर मेरे डैड का नाम और उनका पैसा तुम्हारे पीछे ना हो तो भोपाल का कोई छोटा ठेकेदार भी तुम्हें अपने पास ना फटकने दे। तुम आज भी जो कुछ भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो। यह मत भूलो कि तुमने अपनी औकात से बढ़कर इस घर में पैर रखा है। सिद्धांत का खून खौल उठा। पिछले 5 सालों में उसने उषा के मुंह से यह ताना हजारों बार सुना था। शुरुआत में वह पैसों के लालच में चुप रह जाता था, लेकिन अब उसका पुरुषार्थ और उसका आत्मसम्मान इस रोज रोज की बेइज्जती से लहूलुहान हो चुका था। वह यह भी जानता था कि उषा का भाई जो इंदौर के मुख्य बिजनेस संभालता था, वह उषा से और सिद्धांत को मिल रहे इस बेहिसाब सपोर्ट से अंदर ही अंदर नफरत करता था। वह भाई सिर्फ अपने पिता धनराज महाजन के डर से खामोश बैठा था। उषा, मैं तुम्हारा पति हूँ। हर बात में अपने डैड की दौलत का रौब दिखाना बंद करो। सिद्धांत ने दबी हुई लेकिन कड़क आवाज में कहा। पति हो तो पति की तरह रहो। मेरे पैसों पर ऐस करके मुझे ही तेवर मत दिखाओ। उषा ने ग्लास टेबल पर पटका और पैर पटकती हुई ऊपर चली गई। सिद्धांत अकेले उस अंधेरे लिविंग रूम में बैठा रहा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसे एक पल के लिए अपने पिता सुरेश जी की वो बातें याद आई जो उन्होंने बहुत साल पहले चाय के टेबल पर कही थी। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे के दंभ में अपनी जड़ों को भूल जाना इंसानियत नहीं है। सिद्धांत को आज एहसास हो रहा था कि उसने सोने के जिस पिंजरे को अपनी जन्नत समझा था, वह असल में उसके आत्मसम्मान की कब्र थी। वह उषा के पैरों की जूती बनकर रह गया था, लेकिन लालच का नशा ऐसा था कि वह इस पिंजरे को तोड़कर बाहर भी नहीं निकल सकता था। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह कभी किसी के अहंकार या लाचारी को देखकर अपनी चाल नहीं बदलता। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में पिघलते चले गए। देखते ही देखते पूरे 2 साल का समय रेत की तरह उंगलियों से फिसल गया। और फिर एक दिन नियति ने वह पासा फेंका जिसकी कल्पना ना तो सिद्धांत ने की थी, ना ही उषा ने। उषा के घर से एक सुबह अचानक फोन आया। उसके पिता धनराज महाजन, जो अब तक अपनी बेटी की हर मनमानी के पीछे एक मजबूत ढाल बनकर खड़े थे और जिनके पैसे के दम पर सिद्धांत अपनी बड़ी फर्म चला रहा था, उनका अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह खबर मिलते ही उषा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बदहवास हालत में सिद्धांत के साथ मायके पहुंची। रोना धोना हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन असली तूफान तो तब आना बाकी था। धनराज महाजन की मौत के ठीक 14 दिन बाद उषा का सगा भाई, जो इंदौर के उनके मुख्य बिजनेस को संभालता था, बरसों से उषा के घमंड और सिद्धांत के मुफ्त के ऐशो आराम से अंदर ही अंदर नफरत करता था। वह पूरी तरह सत्ता में आ चुका था। पिता के रहते वह डर के मारे चुप रहता था, लेकिन अब वह पूरी तरह आजाद था। उसी शाम उषा का भाई अचानक उसके घर आ पहुंचा। उसके साथ 2 कड़क सूट पहने वकील थे। उनके चेहरों पर शोक का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी व्यावसायिक क्रूरता थी। उषा अपनी सूजी हुई आंखों के साथ लिविंग रूम में बैठी थी। अपने भाई को देखते ही वह रोती हुई उसके गले लगने बढ़ी। भैया, डैड के जाने के बाद मैं तो पूरी तरह अनाथ हो गई। अब आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन? तभी वह बीच में बोल पड़ा। बस उषा, यह ड्रामेबाजी बंद करो। उसके भाई ने बेहद ठंडे और कड़क स्वर में उसका हाथ झटक दिया। वह बिना बैठे ही लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से कुछ कानूनी कागजात निकाले और कांच की बड़ी टेबल पर दे मारे। मैं यहाँ तुम्हारा रोना सुनने नहीं आया हूँ। ये वो पेपर्स हैं जो डैड की वसीयत और हमारे महाजन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लीगल राइट्स के हैं। सिद्धांत, जो कोने में बैठा था, तुरंत खड़ा हुआ और आगे आया। भाई साहब, इसका क्या मतलब है? इस वक्त ये पेपर्स? उषा के भाई ने सिद्धांत की तरफ अपनी उंगली उठाई। उसकी आंखों में बरसों की चिढ़ साफ दिख रही थी। मुझे भाई साहब कहने की जरूरत मत करना। डैड के डर से मैं अब तक चुप था। तुमने मेरी बहन को और डैड के पैसे का इस्तेमाल करके हमारे बिजनेस से करोड़ों रुपए ऐंठे हैं। भोपाल की तुम्हारी यह जो फर्म है ना, उसमें 70% शेयर हमारी कंपनी के थे।
जो डैड ने तुम्हारे नाम पर फंड किए थे। डैड की मौत के तुरंत बाद बतौर नए चेयरमैन मैंने तुम्हारी फर्म के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं। यह सुनते ही सिद्धांत के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। आप आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बाजार में। अगर अकाउंट फ्रीज हो गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम बर्बाद हो चुके हो सिद्धांत। और रही बात इस बंगले की, तो यह बंगला भी महाजन ग्रुप के कॉरपोरेट फंड से खरीदा गया था। यह रहा इसका लीगल नोटिस। अगले 7 दिनों के भीतर तुम्हें यह बंगला खाली करना होगा। मैंने इस बंगले को बेचने का सौदा भी फाइनल कर दिया है। भैया, मैं आपकी सगी बहन हूं। आप मुझे सड़क पर कैसे निकाल सकते हैं? ऊषा चीख पड़ी। उसका सारा घमंड एक झटके में आंसुओं में बदल गया। सगी बहन? भाई ने ऊषा के करीब आकर उसकी आंखों में देखा। तुमने डैड के पैसे के दम पर पूरी जिंदगी मुझ पर, मेरी पत्नी पर हुक्म चलाया। हमें हमेशा अपने से छोटा समझा। आज तुम्हारा वो घमंड, तुम्हारे इस पति की रईसी का नाटक मैं हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ। डैड की पूरी वसीयत में तुम्हारा कहीं कोई नाम नहीं है। तुम्हें मैं इस पूरे साम्राज्य से बेदखल करता हूँ। 7 दिन है तुम्हारे पास। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहां से। वकील के साथ भाई बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गया। लिविंग रूम में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जिसमें सिर्फ सिद्धांत की तेज चलती सांसों की आवाज आ रही थी। सिद्धांत ने कांपते हाथों से वो कागजात उठाए। सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी आलीशान फर्म, उसकी महंगी गाड़ियां, उसके बैंक बैलेंस, सब कुछ एक झटके में सील हो चुके थे। उषा, सिद्धांत की आवाज में एक भयानक डर था। यह क्या हो गया? तुम्हारी वजह से तुम्हारी भाई ने हमें सड़क पर ला दिया। ऊषा, जो सोफे पर गिरकर रो रही थी, उसने चिल्लाकर कहा, मेरा भाई दोषी नहीं है, तुम दोषी हो। अगर तुम एक कामयाब इंसान होते तो आज हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। चुप रहो तुम। सिद्धांत तो पहली बार उषा पर इतनी जोर से दहाड़ा कि उषा का रोना रुक गया। तुम्हारी इसी जुबान और घमंड ने आज मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक 7वें दिन कॉलोनी के उस बंगले के बाहर सिद्धांत और उषा का कुछ बचा खुचा निजी सामान सड़क पर निकाल दिया गया। जो बिल्डर्स कल तक सिद्धांत के आगे पीछे घूमते थे, उन्होंने उसका फोन उठाना तक बंद कर दिया था। सिद्धांत के पास अब ना तो खुद का कोई घर था, ना ही कोई बिजनेस। मजबूरी में सिद्धांत को एक मकान किराए पर लेना पड़ा। वह व्यक्ति जो कल तक लाखों के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता था, आज एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी में महज 30,000 रुपए की नौकरी ढूंढने पर मजबूर हो गया। इधर वैदिका को उड़ती उड़ती खबरों से अपने भाई की इस बदहाली का पूरा सच पता चल चुका था। शर्मा जी और गुप्ता जी ने मोहल्ले में यह बात फैला दी थी। वैदिका खिड़की के बाहर सुनी सड़क को देख रही थी। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक शांत अड़िग दृढ़ता थी। वह अपने होठ भींचे सोच रही थी कि नियति का चक्र कितनी खूबसूरती से घूमता है। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो अंदर कमरे में बैठी भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। शायद उनका दिल बेटे के लिए अभी भी थोड़ा कांप रहा था। माँ! वेदिका ने कमरे में आकर माँ के कंधे पर हाथ रखा। तुम आज भी उसके लिए प्रार्थना कर रही हो? भूल गई कि उसने बाबूजी को क्या कहा था? आज जो उसके साथ हो रहा है वह किसी का किया हुआ नहीं है, वह उसके अपने कर्मों की फसल है, वह जो काट रहा है। और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब वह अपनी सारी अकड़ भूलकर रेंगते हुए इस घर की दहलीज पर आएगा। भोपाल के पुराने शहर की वह तंग और संकरी गली, जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन को छू पाती थी, अब सिद्धांत और उषा की नई दुनिया बन चुकी थी। कभी अरेरा कॉलोनी के वातानुकूलित में रहने वाली उषा आज एक गद्दे पर बैठी दीवार को एक टक निहार रही थी। उषा के चेहरे पर अब रईसी का कोई नामो निशान नहीं था। आंखें धस चुकी थी, बाल बिखरे थे और उसकी त्वचा का रंग फीका पड़ चुका था। शाम के ठीक 7 बजे सिद्धांत कमरे के भीतर दाखिल हुआ। उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर था। नीली शर्ट पर धूल की परत जमी थी और चेहरे पर एक अजीब सी हताशा और हीन भावना थी। लाए पैसे या आज फिर खाली हाथ चले आए?
उषा ने अपनी आवाज को बेहद तीखा और कड़क रखते हुए पूछा। मकान मालिक नीचे दुकान पर बैठा है। उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर आज रात तक पिछले 2 महीने का बकाया किराया नहीं मिला तो वह कल सुबह हमें निकाल देगा। सिद्धांत ने बिना आंखें खोले अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। उसकी आवाज में एक थके हुए इंसान की बेबसी थी। कहाँ से लाऊं पैसे? उषा, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ वहां का मालिक खुद कर्ज में डूबा है। जब मैंने उससे आज 5,000 एडवांस मांगे तो उसने पूरी साइट के सामने मुझे डांट कर भगा दिया। उसने कहा है कि काम करना है तो करो, वरना अपनी फाइल उठाओ और निकलो। जो सैलरी मिली थी वही तुम्हारी उन महंगी दवाइयों और पिछले महीने के राशन वाले के कर्ज में चली। मेरे पास अब जेब में बस 2,000 रुपए बचे हैं। उषा झटके से खड़ी हो गई और पैर पटकती हुई सिद्धांत के बिल्कुल करीब आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, सिद्धांत, तुम एक नंबर के निकम्मे और नकारा इंसान हो। जब तक मेरे डैड का पैसा था तुम बड़े आर्किटेक्ट बने घूमते थे, सूट पहनकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, भोपाल के क्लबों में पार्टियां करते थे। आज मेरे डैड क्या चले गए, तुम्हारी सारी मर्दानगी और काबिलियत हवा हो गई। तुम मुझे कोई सुख नहीं दे पा रहे हो। उषा की यह बात सीधे सिद्धांत के पुरुषार्थ और उसके बचे खुचे आत्मसम्मान पर तीर की तरह लगी। वह झटके से फर्श से उठा और उसने उषा का कंधा पकड़कर उसे पीछे धकेला। उसकी आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो चुकी थी। उषा, बहुत सुन लिया मैंने, अब अपनी इस गंदी जबान को लगाम दो। तुम बार बार मुझे अपने डैड के पैसे का ताना मत दो। उसी पैसे के घमंड में, उसी रईसी के जाल में फंसाकर तुमने मुझे अंधा किया था। तुम्हारी इसी जबान और बदतमीजी की वजह से मैंने अपने बूढ़े माता पिता को त्याग दिया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मुझे पढ़ाने में लगा दी थी। मैंने पैसों के लालच में आकर अपनी बहन वेदिका को लात मारी। आज अगर मैं इस नरक में सड़ रहा हूं, मेरी किस्मत फूट चुकी है, तो उसकी इकलौती जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा यह कभी ना खत्म होने वाला घमंड है। अच्छा, अब सारा दोष मुझ पर मर रहे हो? उषा ने कुटिल और तीखी हंसी हंसते हुए हवा में ताली बजाई। शादी से पहले जब मैं तुम पर पानी की तरह पैसे बहाती थी तब तो तुम बड़े खुश होते थे। तब तुम्हें अपने वो गरीब माता पिता और अपनी वो मिडिल क्लास बहन याद नहीं आई? तुम खुद लालची थे। सिद्धांत शर्मा, तुमने मेरी धन दौलत और मेरी डैड का रसूख देखकर मुझसे शादी की थी। तुम एक बिकाऊ इंसान थे और आज जब मेरे भाई ने चालाकी से हमें हमारी ही संपत्ति से बेदखल कर दिया तो तुम सारा कसूर मेरे सिर पर फोड़ रहे हो। अगर तुम्हें दम होता तो तुम खुद के दम पर बिजनेस खड़ा करते। हाँ, मैं लालची था। मैं मान रहा हूं कि मैं अंधा हो गया था। सिद्धांत ने गुस्से में आकर जमीन पर पड़ी पानी की प्लास्टिक की बोतल पर लात मारी, जिससे पानी पूरे फर्श पर फैल गई। लेकिन उस लालच की सजा मुझे रोज मिल रही है। सुबह से शाम तक मैं धूप में खड़ा होकर गालियां सुनता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारी इस जुबान को शांत रख सकूं। लेकिन तुम एक ऐसी औरत हो जिसके भीतर ना तो कोई संवेदना है, ना ही कोई पछतावा। रिश्तों की कड़वाहट तुम्हारे खून में है। अब यह इस कमरे की कोई नई कहानी नहीं थी। पिछले कुछ महीनों से उनके बीच हर सुबह और हर शाम इसी तरह के भयानक झगड़ों के साथ शुरू और खत्म होती थी। उषा अपनी इस बदहाली को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह अभी भी खुद को धनराज महाजन की बेटी समझती थी, जिसका हुक्म हर कोई माने। वह काम करने से कतराती थी और घर के छोटे मोटे कामों में भी उसे अपनी तौहीन लगती थी। दूसरी तरफ सिद्धांत अपनी इस कंगाली और बेइज्जती से अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। वह उषा के साये से भी नफरत करने लगा था। दोनों एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन उनके बीच की नफरत किसी गहरी खाई से भी ज्यादा चौड़ी हो चुकी थी। रात के 11 बज चुके थे। गली का शोर थोड़ा कम हो गया, लेकिन कमरे के भीतर का सन्नाटा किसी जहर की तरह फैल रहा था। सिद्धांत भूखा ही फर्श पर एक चटाई बिछाकर लेट गया और उषा गद्दे पर मुंह फेरकर रोती रही। वे दोनों एक दूसरे को कोस रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह किसी इंसान का किया हुआ नहीं,
बल्कि नियति का वो चक्र था जो अपनी पूरी गति से घूम रहा था। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। उधर नर्मदा कुंज के लॉन में दोपहर की खामोशी फैली हुई थी। वेदिका अपना काम निपटाकर माँ के पास आकर बैठी थी। सावित्री जी रसोई में कुछ काम कर रही थी, लेकिन उनके हाथों में वह फुर्ती नहीं थी। शर्मा जी द्वारा दी गई खबर ने उनके भीतर की माँ को झकझोर कर रख दिया था। एक माँ का दिल, चाहे बेटा कितना भी कपटी और लालची क्यों ना हो, उसकी कंगाली और बदहाली की बात सुनकर एक पल के लिए कांप उठता है। सावित्री जी रसोई से बाहर आई। उनकी आंखों के कोने गिले थे। उन्होंने वेदिका के पास बैठकर उसके हाथ को धीरे से थाम लिया। वेदु बेटा, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। वेदु, आखिर मैंने उसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। वेदिका ने झटके से अपनी माँ का हाथ अपने हाथ से अलग कर दिया। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि पुरानी वो कड़वाहट और गुस्सा ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। माँ, तुम फिर से पिघल रही हो। वेदिका की आवाज में एक कठोरता थी जिसने सावित्री जी को खामोश कर दिया। तुम भूल गई क्या वो रात जब तुम बुखार से तड़प रही थी? तुम्हारे घुटने का दर्द इतना था कि तुम पानी का ग्लास तक नहीं उठा पा रही थी, और तुम्हारी वो रईस बहू उषा ऊपर कमरे से चिल्ला रही थी कि उससे उसका एवोकाडो सलाद क्यों नहीं मिला। तुम भूल गई कि तुम्हारे लाडले बेटे सिद्धांत ने बाबूजी के 35 साल की ईमानदारी की नौकरी और उनके आत्मसम्मान को एक झटके में मिडिल क्लास कबाड़ कह दिया था। उसने बाबूजी को उंगली दिखाई थी। माँ, उस रात तुम्हारे उस लाडले बेटे ने तुम्हारी ममता की दहलीज पर लात मारी थी। सावित्री जी ने अपना सिर झुका लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पर वेदु, वो मेरा बेटा है। नहीं माँ, वह सिर्फ एक लालची इंसान है। जब तक ससुर की दौलत थी, जब तक बैंक में रुपए थे, तब तक उसे इस नर्मदा कुंज की याद आई। क्या इन सालों में एक बार भी उसने फोन करके तुम्हारा या बाबूजी का हाल पूछा? क्या उसने कभी यह जानने की कोशिश की कि बाबूजी जीवित हैं या नहीं? नहीं माँ, तब तक अपनी पत्नी के पैरों की जूती बनकर ससुर के पैसों की गर्मी में अंधा होकर ऐश कर रहा था। आज जब साले ने लात मारकर रोड पर ला दिया, जब रईसी का मुखौटा उतर गया, तो समाज में उसकी थू थू हो रही है। यह उसकी बदकिस्मती नहीं है, यह उसका न्याय है। कर्मों का हिसाब इस धरती पर होता है माँ, और सिद्धांत आज अपनी फसल काट रहा है। तभी घर के भीतर से बाबूजी सुरेश जी भी बाहर आ गए। उन्होंने वेदिका की बात सुन ली थी। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी पत्नी सावित्री के कंधे पर हाथ रखा। सावित्री, वेदिका बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस बेटे ने पैसे के लिए अपने माता पिता के स्वाभिमान का सौदा कर दिया, वह बेटा हमारे लिए उसी दिन मर गया जब वह इस घर की दहलीज पार करके गया था। शर्मा जी या समाज क्या कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास हमारा यह घर है, मेरी पेंशन है, और सबसे बढ़कर हमारी बेटी वेदिका और दामाद आलोक हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हम सुखी हैं। उस लड़के का नाम इस घर में दोबारा मत लेना। वेदिका ने अपने बापूजी की तरफ देखा। उसे गर्व हुआ कि उसके पिता ने अपने आत्मसम्मान को टूटने नहीं दिया था। लेकिन वेदिका के मन के किसी कोने में एक और विचार चल रहा था। वह जानती थी कि सिद्धांत और उषा जैसे लालची लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। जब उनकी कंगाली अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी, जब उनके पास खोने को कुछ नहीं बचेगा, तो वे अपनी सारी अकड़ भूलकर दोबारा इस घर का रुख करेंगे। दिसंबर का महीना आधा बीत चुका था। सिद्धांत की आर्थिक स्थिति अब बदतर से बदतर होकर उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से आगे सिर्फ और सिर्फ अंधकार था। पिछले 3 महीनों से उसने मकान मालिक को 1 रुपया भी किराए का नहीं दिया था। शुरुआत में मकान मालिक ने तरस खाकर छोड़ दिया, फिर उसने गालियां दी, और आखिरकार आज सुबह उसने अपनी अंतिम चेतावनी दे दी थी। सुबह के ठीक 8 बजे थे। सिद्धांत जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलकर बाहर जाने लगा, मकान मालिक नीचे आंगन में हाथ में डंडा लिए खड़ा था। आज आखिरी तारीख है। अगर आज शाम तक मुझे पिछले 3 महीने का किराया नहीं मिला तो ताला मार दूंगा तुम्हारे इस कमरे पर।
उधर कमरे में भीतर उषा गद्दे पर दुबक कर बैठी थी। उसकी तबीयत पिछले एक हफ्ते से बहुत खराब थी। तेज ठंड और पोषक तत्व न मिलने के कारण उसे लगातार सूखी खांसी आ रही थी और बदन बुखार से तप रहा था। उषा ने अपने कांपते हाथों से अलमारी का वो आखिरी डिब्बा खोला जहां वह अपने पुराने गहने रखती थी। सब कुछ पहले ही बिक चुका था। सोने के कंगन, हीरो की अंगूठियां, सब कुछ। डिब्बे के कोने में सिर्फ एक चांदी की पुरानी पायल बची थी जो उसकी मां की आखिरी निशानी थी। उसी रात सिद्धांत ने कहा, एक रास्ता है उषा। सिद्धांत की आवाज में एक अजीब सी बेबसी और आखिरी उम्मीद थी। हम नर्मदा कुंज जाएंगे, बाबूजी और माँ के पास। भले ही वे मुझसे नफरत करते हों, भले ही वेदिका दीदी ने मुझे दुत्कारा हो, पर माँ का दिल ऐसा नहीं है। हमें हमें अपनी सारी अकड़ भूलकर उनके पैरों में गिरना होगा। उषा ने कोई विरोध नहीं किया। बीमारी ने उसके अहंकार की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था। साकेत नगर की उस परिचित गली में जहां नर्मदा कुंज अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़ा था, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के भीतर लिविंग रूम में हीटर चालू था। सुरेश जी आराम कुर्सी पर बैठे थे। सावित्री जी उनके पास ही सोफे पर बैठी थी और वेदिका रसोई से गर्म दूध करके ग्लास लेकर आ रही थी। आलोक भी दफ्तर का कुछ काम निपटाकर वहीं बैठा था। चारों तरफ एक सुरक्षित, पारिवारिक और आत्मीय माहौल था। ठीक उसी समय नर्मदा कुंज के भारी लोहे के मुख्य गेट पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। आलोक, जरा देखना बाहर कौन है। इस कड़कड़ाती ठंड में इस वक्त कौन आया होगा? सुरेश जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। सिद्धांत का सिर पूरी तरह झुका हुआ था। सिद्धांत, उषा। आलोक के मुंह से अचरज में चीख निकल गई। आलोक की आवाज सुनते ही लिविंग रूम के भीतर से सुरेश जी, सावित्री जी और वेदिका भी बाहर आ गए। जैसे ही वेदिका ने बरामदे की लाइट जलाई, दुधिया रोशनी में सिद्धांत और उषा का चेहरा पूरी तरह साफ दिखाई देने लगा। माँ सावित्री जी अपने बेटी की यह दुर्दशा देखकर अपने होठों पर हाथ रख बैठी। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मेरा सिद्धू, यह क्या हालत बना ली तूने मेरे बच्चे। वे आगे बढ़ने वाली थी कि सुरेश जी ने कड़क आवाज में उनका हाथ पकड़ लिया। रुको सावित्री, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सिद्धांत ने जैसे ही अपने माता पिता और बहन को देखा, उसके भीतर का बचा खुचा पुरुषार्थ, उसका घमंड और उसकी अकड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वह अपने कंधे से सूटकेस फेंक कर सीधे दौड़ता हुआ आया और नर्मदा कुंज की उस दहलीज पर गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ सुरेश जी के पैरों की तरफ बढ़ाए। बाबूजी, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बर्बाद हो गया, मैं सड़क पर आ गया। सिद्धांत पागलों की तरह रोने लगा। उसका रोना उस सन्नाटे को चीर रहा था। उषा बीमार है। मुझे इस घर के एक कोने में एक छोटी सी जगह दे दो। मैं आपका गुलाम बनकर रहूंगा, पर मुझे यहां से मत भगा। उषा भी कांपते कदमों से आगे बढ़ी। जो औरत कभी इस घर की जमीन को छूने से कतराती थी, आज वह वेदिका के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे घमंड की सजा मिल गई। मेरे भाई ने सब कुछ छीन लिया। मैं आपकी अपराधी हूँ वेदिका दीदी, मुझे अपनी शरण मिली। उषा की आवाज में अब केवल जीवन की भीख थी। वेदिका ने उषा की तरफ देखा, फिर अपने भाई सिद्धांत की तरफ। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही कोई हमदर्दी। वहां सिर्फ एक ठंडी, न्यायप्रिय कड़क थी। वह आगे बढ़ी और उसने सिद्धांत को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया। खड़े हो जाओ सिद्धांत। वेदिका की आवाज पूरे लॉन में गूंजी। इस दहलीज पर यह नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। पहले जब तुम इस दहलीज को लात मार कर गए थे, तब दीदी मैं अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। सिद्धांत ने हाथ जोड़े। माफी? माफी इंसानों को दी जाती है सिद्धांत, उन भेड़ियों को नहीं जो पैसों के लिए अपने माँ बाप के स्वाभिमान को नोच खाते हैं। तुमने इन सालों में एक बार भी माँ की बीमारी का हाल पूछा? सुरेश जी आगे आए। सिद्धांत, एक बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक स्वाभिमानी इंसान का आत्मसम्मान उससे भी बड़ा होता है। बाबूजी, तो क्या आप हमें इस ठंड में सड़क पर मरने के लिए छोड़ देंगे? उषा ने तुरंत रोते हुए पूछा।
वैदिका ने उषा की तरफ देखा और फिर अपने पर्स से 500-500 के कुछ नोट निकाले और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। यह लो, हम शर्मा परिवार हैं। हम किसी भूखे और लाचार को अपनी दहलीज से खाली हाथ नहीं भेजते, चाहे वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। इन पैसों को उठाओ, किसी धर्मशाला में जाओ, इलाज कराओ और मेहनत करके मजदूरी करके कमाना सीखो। लेकिन इस नर्मदा कुंज के भीतर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इस घर के दरवाजे सिद्धांत शर्मा और उषा महाजन के लिए हमेशा अंतिम समय तक के लिए बंद हो चुके हैं। माँ, सिद्धांत ने आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखा। सावित्री जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। माँ ने आज अपने बेटे के लालच के आगे अपने पति के स्वाभिमान और अपनी बेटी के त्याग को चुना था। सुरेश जी ने आगे बढ़कर लोहे का भारी गेट वापस खींच लिया। नियति का चक्र पूरा घूम चुका था, लालच का महल ढह चुका था और त्याग तथा स्वाभिमान की नींव पर खड़ा नर्मदा कुंज आज भी अपनी पूरी शान से चमक रहा था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।